Hello everyone, welcome to my channel Java Treasure Tech। आज हम अपाची काफका के बारे में बात करेंगे। अपाची काफका डिस्ट्रीब्यूटेड लॉग बेस्ड मैसेजिंग सिस्टम है। वो टिपिकल मैसेजिंग क्यू से थोड़ा अलग है। हम देखेंगे कि कैसे। एंड आज हम अपाची काफका के कोर कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर क्या है, टॉपिक्स क्या है, ब्रोकर क्या रहते हैं, पार्टीशंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, जू कीपर क्या रहता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। उसके साथ हम आज एक रियल कोडिंग एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे हम प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर को एक्चुअली क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि मैसेज कैसे सेंड होता है। सो स्टे ट्यून। थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं। अपाची काफका ओरिजिनली लिंक्डइन ने बनाया था। उसके बाद उन्होंने उसको ओपन सोर्स किया है अर्ली 2011 में। एंड उसके बाद उसका मेंटेनर है अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। और बेसिकली वो स्काला एंड जावा में डेवलप हुआ है। एंड जो प्रोटोकॉल काफका यूज़ करता है वो बाइनरी टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है। अब इसे एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में समझते हैं। ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये जो प्रोड्यूसर है वो आप खुद हो और ये कंज्यूमर्स ग्रुप है वो आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं। नाउ आपको प्रोड्यूसर को कोई गिफ्ट का पार्सल है वो अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना है। तो आप क्या करोगे, उनको एक एड्रेस दोगे, आपके फ्रेंड को बोलोगे कि वहाँ आके वो पार्सल कलेक्ट कर ले। राइट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप जल्दी पहुँच गए लेकिन आपके फ्रेंड लेट हो गए, या तो फिर आपके फ्रेंड जल्दी आ गए बट आप लेट हो गए। राइट। तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, उनको वो एड्रेस बता देते हैं। एज अ प्रोड्यूसर आप वो गिफ्ट का पार्सल है वो उस डेस्टिनेशन पे छोड़ के आ जाएंगे। योर जॉब इज़ डन नाउ। नाउ आपके फ्रेंड जब भी रेडी रहेंगे वो उस डेस्टिनेशन पे जाएंगे और गिफ्ट कलेक्ट कर लेंगे। बस काफ़का यही है। तो वहाँ पे जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप गिफ्ट छोड़ रहे हो वो आपका काफ़का का टॉपिक है। और जो आप हो यहाँ पे वो आप प्रोड्यूसर्स हो। और जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है वो यहाँ पे आपके कंज्यूमर्स हैं। काफ़का क्लस्टर को समझते हैं अभी। ये काफ़का का सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर वो काफ़का क्लस्टर्स के क्लाइंट रहते हैं। तो क्लस्टर क्या रहता है, वो ग्रुप ऑफ ब्रोकर्स रहता है। जैसे इधर अपन देख सकते हैं कि 4 ब्रोकर्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं। तो ये ब्रोकर्स आर नथिंग बट सर्वर्स। और हर एक ब्रोकर के अंदर डिफरेंट पार्टीशंस रहते हैं। एक ब्रोकर के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स भी हो सकते हैं एंड एक टॉपिक के अंदर मल्टीपल पार्टीशंस भी हो सकते हैं। पार्टीशंस इधर अपन देख सकते हैं कि 4 पार्टीशन लिए हैं मैंने। तो पार्टीशंस क्या रहते हैं, टॉपिक जो होते हैं वो बेसिकली मेन कैटेगरी रहती है मैसेजेस की। एंड पार्टीशंस होता है वो सब कैटेगरी टाइप रहता है। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स अलग सर्वर पे रहते हैं, कंज्यूमर्स अलग सर्वर पे रहते हैं। तो हाउ दे विल गेट टू नो कि उनको कौन से काफका क्लस्टर को कनेक्ट करना है। तो उसके लिए बूस्टअप सर्वर्स रहते हैं। यहाँ पे बूस्टअप सर्वर्स जो होते हैं वो मेटा डेटा प्रोवाइड करते हैं, वो काफका क्लस्टर्स के एंट्री पॉइंट रहते हैं। यहाँ पे जो काफका क्लाइंट है वो काफका प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स है। ये बूस्टअप सर्वर्स काफका क्लस्टर का मेटा डेटा फैच करके देते हैं। वो मेटा डेटा क्या रहता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ टॉपिक्स, पार्टीशंस, ब्रोकर, कितने नंबर ऑफ ब्रोकर्स है, उसमें कितने टॉपिक्स है, कितने नंबर ऑफ पार्टीशंस है, वो सारी डिटेल्स बूटस्ट्रैप मेटाडेटा में रहती है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो 4 ब्रोकर है बट लीडर एक ही है। ऐसा क्यों? प्रोड्यूसर जो कंटेंट प्रोड्यूस करता है वो इस लीडर के लिए प्रोड्यूस करता है और कंज्यूमर भी इसी लीडर से कंज्यूम करता है। तो बाकी सारे ब्रोकर साइड क्यों किए हुए हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है? तो बेसिकली बाकी के रिमेनिंग ऑल 3 ब्रोकर्स कॉपी होते हैं, मीनिंग वो रेप्लिका कहलाते हैं। इन अदर वर्ड्स दे आर कॉल्ड फॉलोअर्स। तो ऐसा हमने सेटअप क्यों किया हुआ है काफका में? तो बेसिकली ये डिज़ास्टर रिकवरी के लिए है। अगर कोई लीडर इन एनी केस डाउन हो जाता है तो मैसेज लॉस्ट हो जाएंगे। टू अवॉइड दैट, जैसे ही ये लीडर क्रैश होता है इमीडिएटली इंटरनली लीडर इलेक्शन होता है एंड देन वन ऑफ द रिमेनिंग ब्रोकर्स विल बिकम अ लीडर एंड देन इट विल टेक ओवर।
काफ़का टिपिकल एमक्यू से बहुत ही डिफरेंट है। जैसे कि अगर उसको रैबिट एमक्यू के साथ कंपेयर करें, तो रैबिट एमक्यू क्यू बेस्ड मैसेजिंग सिस्टम है। दैट मीन्स क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे मैसेजेस प्रोसेस होता है। मीनिंग अगर कंज्यूमर ने मैसेज एक बार कंज्यूम कर दिया, तो वो मैसेज फिर से अवेलेबल नहीं रहता है, वो डिलीट हो जाता है। जबकि काफ़का में वैसा नहीं है। काफ़का लॉग बेस्ड मैसेजिंग है। दैट मीन्स messages are getting appended in a log, and that gives Kafka capability of retaining the messages, meaning आप मैसेज को रिप्ले कर सकते हो फॉर अ कन्फिगरेबल पीरियड ऑफ टाइम। अभी डायरेक्टली कोड पे जंप करते हैं। यहाँ पे मैंने दो अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए हैं, एक प्रोड्यूसर के लिए और एक कंज्यूमर के लिए। बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया है मैंने, जहाँ पे प्रोड्यूसर जस्ट मैसेज प्रोड्यूस करता है, टॉपिक को सेंड करता है, एंड कंज्यूमर उस टॉपिक से मैसेज को रीड करके प्रिंट करता है। मैंने काफ़का सेटअप के लिए डॉकर यूज़ किया है। डॉकर लोकल में रन करने के लिए आपको डॉकर डेस्कटॉप चाहिए होगा, तो आप इस वेबसाइट से डॉकर डेस्कटॉप को डाउनलोड कर सकते हैं। ना हमारी डॉकर कॉम्पोस वायर में फैल देता है। तो ये हमारी काफका इन ज़ूकेपर का सेटअप है, बट ये आपको याद नहीं रखना है और हम इसको अपडेट करने वाले हैं। बट ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इस ज़ूकीपर को हम रिमूव करने वाले हैं। द रीज़न इज़ जो अर्लियर काफका के वर्ज़न थे, उसमें ज़ूकीपर अवेलेबल था। ज़ूकीपर का सेटअप उन्होंने इसलिए डाला हुआ था कि वो मेटा डेटा मैनेज करता था। मीनिंग जो बूटस्ट्रैप रहता है, वो मेटा डेटा फैच करके क्लाइंट को देता है। पर जैसे कि लीडर इलेक्शन है, टॉपिक क्रिएशन है या और ये सारी भी चीज़ें रहती थी जो, वो ज़ूकीपर करता था। बट वो इट्स अ काइंड ऑफ ओवरहेड। इन न्यूअर वर्ज़न दे रियलाइज़्ड कि ज़ूकीपर की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हम ब्रोकर के साइड भी कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई नए वाले सेटअप में ये कॉन्फ़िगरेशन रिमूव हो गया है। तो अभी नई वाली रॉकर पर देखते हैं। काफ्का के लेटेस्ट वर्जन में ज़ूकीपर को क्राफ्ट से रिप्लेस किया गया है। क्राफ्ट इज़ बेसिकली काफ्का राफ्ट। वो इंटरनली कंसेंसस एल्गोरिदम यूज़ करता है। ये एल्गोरिदम क्या होता है? वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में फॉल्ट टॉलरेंट बिहेवियर अचीव करने के लिए यूज़ होता है। बेस्ड ऑन दिस एल्गोरिदम, मल्टीपल सर्वर्स एक कॉमन वैल्यू पर अग्री करते हैं, एंड वंस दे रीच टू द डिसीजन ऑन अ पर्टिकुलर वैल्यू, वो डिसीजन फाइनल रहता है। तो ये हमें लीडर इलेक्शन में बहुत यूज़फुल रहता है। यहाँ पे उन्होंने एनिमेशन से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि S5 इज़ अ लीडर और रिमेनिंग जो सर्वर्स है वो एज अ फॉलोअर वर्क कर रहे हैं और डेटा रेप्लिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे सेंटर में एक नंबर है। उस नंबर को इपोच नंबर बोलते हैं। वो हमें कहाँ पे यूज़फुल रहेगा, वो भी हम थोड़ी देर में समझते हैं। For the sake of understanding, let me stop this server and देखते हैं कि क्या होता है। अभी इसकी हार्ट बीट फॉल्स आएगी। Now new leader has been elected. You can see कि S1 as a leader elect हुआ है, and now remaining servers are copying data from S1. एंड आप ये भी देख पा रहे हो कि ईपोच नंबर यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर 3 हो गया है। तो ये 3 क्या सिग्निफिकेंट करता है और ये ईपोच नंबर हमको कहाँ पे यूज़फुल रहेगा? तो आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि S4 इज स्टिल एट 2, राइट? अभी हम ये सोचते हैं कि अगर S5 वापस रिकवर हो गया एंड व्हेन इट गेट्स बैक, तो वो भी तो लीडर था। नाउ S1 भी लीडर है, S5 पहले लीडर था, तो कौन सा लीडर कंसिडर होगा? तो उसके लिए ये इपोच नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो जो लेटेस्ट इंक्रीमेंटल वैल्यू है, द मैक्सिमम इपोच नंबर ओनली दैट इज गेटिंग कंसिडर, तो वो यहाँ पे S1 का है, इसलिए S5 विल स्टार्ट वर्किंग एज अ फॉलोअर्स। लेट्स गेट बैक टू डॉकर कंपोज वायरमेंट। हम अभी अपने ब्रोकर्स क्रिएट करने जा रहे हैं।
क्राफ्ट के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन प्रिपेयर करेंगे। बट उससे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग। आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं प्रोड्यूसर के अंदर ये ब्रोकर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन क्यों कर रही हूँ? क्योंकि प्रोड्यूसर ऑलवेज़ डिफरेंट सर्वर पे रहता है, कंज्यूमर डिफरेंट सर्वर पे रहता है एंड आपके काफ़का ब्रोकर कंप्लीटली सेपरेट डिफरेंट सर्वर पे रहते हैं। सो यहाँ पे मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे लोकल एनवायरनमेंट के अंदर मैं कंटेनर बना रही हूँ प्रोड्यूसर के अंदर, जिसके अंदर मेरा छोटा सा ब्रोकर प्रिपेयर कर रही हूँ। बट इन रियल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट आपका ब्रोकर कंप्लीटली डिफरेंट प्रोजेक्ट रहेगा। वो आपके प्रोड्यूसर है, आपके कंज्यूमर के अंदर नहीं सेट करेगा। Okay, let me create services inside that. I'll create Kafka. Inside that I'll give the image name. यहाँ पे मैं Confluent की image यूज़ करूँगी, Confluent INC CP Kafka, और वर्जन मैं यूज़ कर रही हूँ 7.6.0। ये डॉकर को Confluent से Kafka रिलेटेड सेटअप जो है उसकी इमेज डाउनलोड करने के लिए कमांड देगा। नाउ हमारा कंटेनर नेम ये ऑप्शनल है, अगर आपने ये मेंशन नहीं किया तो रैंडमली कोई भी कंटेनर नेम ऐड कर देगा। नाउ पोर्ट्स, हियर वी नीड टू ऐड 9090। सो बेसिकली इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद काफका यू मस्ट बी नोइंग कि ये जो लेफ़्ट साइड वाला पोर्ट नंबर है वो मेरे होस्ट का है एंड राइट साइड वाला जो पोर्ट नंबर है वो मेरे कंटेनर का है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे पोर्ट मैपिंग कर रही हूँ कि कंटेनर एंड होस्ट दोनों सेम पोर्ट पे मैप करेंगे। अगर आपका होस्ट डिफरेंट पोर्ट पे चल रहा है तो आप ये पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हैं, बट आइडियल केस में ये दोनों पोर्ट नंबर सेम ही पोर्ट पे मैप होने चाहिए। नाउ एनवायरनमेंट के अंदर काफका नोड आईडी मेंशन करेंगे। दिस मस्ट बी यूनिक। आपके मल्टीपल नोड्स रहेंगे, मल्टीपल ब्रोकर्स रहेंगे, सबका आईडी यूनिक होना चाहिए, तभी आप सही से लीडर इलेक्शन कर पाएंगे और सही टॉपिक क्रिएशन कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज काफका प्रोसेस रोल। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बेसिकली मैं 2 रोल दे रही हूँ। ये बेसिकली मेरे ब्रोकर के रोल्स हैं कि मेरा जो ब्रोकर है वो एज ए ब्रोकर भी वर्क करेगा, कंट्रोलर भी वर्क करेगा। इसका मीनिंग ये है कि अर्लियर जो ज़ू कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोलर हैंडल करता है एंड नाउ ये जो पर्टिकुलर नोड है वो एज ए ब्रोकर भी वर्क करेगा, कंट्रोल भी वर्क करेगा। कंट्रोलर मतलब कि वो लीडर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, टॉपिक क्रिएट करेगा, ऑल द थिंग्स विच रिक्वायर टू मैनेज दिस ब्रोकर, वो सारी चीज़ें ये कंट्रोलर करेगा। इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट ये दोनों अलग अलग नोड पे रहते हैं। आपका ब्रोकर और कंट्रोलर कोई भी एक सर्वर नहीं रहता है, आइदर इट कुड बी ब्रोकर और इट कुड बी कंट्रोलर। बट क्योंकि मेरे पास एक ही लोकल होस्ट है इसलिए यहाँ पे मैं दोनों दोनों रोल एक ही सर्वर को दे रही हूँ। Now the next one is Kafka listeners. यहाँ पे मैं ये मेंशन कर रही हूँ कि जो मेरा ब्रोकर है वो 9092 पोर्ट पे वर्क करेगा, मीनिंग कि जो क्लाइंट के रिलेटेड जो भी फंक्शनलिटी है, मीनिंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर को रिलेटेड जो भी डेटा प्रोसेसिंग या जो कुछ भी हो रहा है, मैसेज प्रोसेसिंग हो रहा है, वो 9092 पर रहेगा। सो नाउ कंट्रोलर के लिए मुझे अलग से पोर्ट चूज़ करना पड़ेगा एंड दैट वन वुड बी 9093। सो बाय दिस वे जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका सेग्रीगेशन हो जाएगा, दोनों सेम पोर्ट पे नहीं होगा। हमारा ब्रोकर है वो 9092 पे वर्क करेगा और कंट्रोलर है वो 9093 पे वर्क करेगा। अब ये प्लेन टेक्स्ट को समझते हैं। ये हमारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। प्लेन टेक्स्ट का मतलब है नो सिक्योरिटी
क्योंकि मैं लोकल में क्रिएट कर रही हूँ इसलिए मैंने कोई सिक्योरिटी ऐड नहीं की है, बट दीज आर योर डिफरेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। SSL मतलब only encryption data will be passed. SSL plain text meaning only authorized user will be using it. And if you want high security, then you need to add authentication plus encryption. तो उसके लिए प्रोटोकॉल है SSL SSL. I hope this is clear. So now let me add the next one, advertise listeners. ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है। यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे काफका लिसनर्स में मैंने प्लेन टेक्स्ट 9092 मेंशन किया है एंड काफका एडवर्टाइज लिसनर में भी प्लेन टेक्स्ट 9092 मेंशन किया है। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये दोनों ऑलवेज सेम रहेंगे? नहीं। तो बेसिकली एडवर्टाइज लिसनर्स होते क्या हैं, पहले वो समझते हैं। काफका एडवर्टाइज लिसनर्स एड्रेस डिफाइन करते हैं जहाँ से काफका कनेक्ट करेगा। मीनिंग जब आपका फर्स्ट टाइम जब आपका क्लाइंट मीनिंग आपका प्रोड्यूसर या आपका कंज्यूमर्स जब काफका क्लस्टर को कनेक्ट करने के लिए जाते हैं, तब बूटस्ट्रैप सर्विस उनको मेटाडेटा प्रोवाइड करता है एंड उस मेटाडेटा के अंदर दे विल बी प्रोवाइडिंग एड्रेस टू कनेक्ट टू ब्रोकर्स। ये आपका वो यूआरएल है। इसका मतलब ये है कि ये आपका रॉ यूआरएल रहेगा और जैसे फॉर एग्जांपल आपने डीएनएस या ऐसा कोई सेटअप किया हुआ है तो यहाँ पे आपकी डीएनएस की यूआरएल रहेगी। नेक्स्ट वन जो हमारा प्रॉपर्टी है दैट वन इज काफका कंट्रोलर लिसनर नेम। बेसिकली प्रॉपर्टी काफका को ये कहती है कि कौन सा लिसनर शुड बी यूज्ड फॉर कंट्रोलर टू कंट्रोलर कम्युनिकेशन। ये क्राफ्ट मोड के लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंट्रोलर काफका कंट्रोलर कोरम वोटर्स। बेसिकली ये कोरम वोटर्स वही है जो हमारे क्राफ्ट एल्गोरिदम में हमने पहले बात की थी कि बेसिकली हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कितने वोटर्स लीडर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे ये जो 1 लिखा हुआ है ये हमारा ये नोड का आईडी है। अगर यहाँ पे 2 3 होता तो हम यहाँ पे 2 3 ऐड करते। अलॉन्ग विद दैट देयर कुड बी मल्टीपल वोटर्स। सो जैसे अगर मल्टीपल सर्वर्स होते, जैसे नोड आईडी 2 पे भी कोई सर्वर होता तो मैं उसको ऐसे ऐड करती। यहाँ पे होस्ट नेम आता लोकल होस्ट की जगह पे जहाँ पे नोड 2 सेट हुआ है और यहाँ पे उसका पोर्ट नंबर। तो ये सारे वोटर्स लीडर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि सिर्फ कंट्रोलर्स पार्टिसिपेट करेंगे, ब्रोकर्स कभी भी लीडर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये ऑलवेज याद रखना। लीडर्स इलेक्शन के लिए एक और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, अनक्लीन लीडर्स इलेक्शन अनेबल हम फॉल्स करते हैं। इसका मतलब ये रहता है कि जो इन सिंक रेप्लिकास है उनमें से ही लीडर सेलेक्ट होगा। मीनिंग अगर कोई ऐसी कॉपी है, ऐसा कोई भी कंट्रोलर है जिसके अंदर आउट ऑफ सिंक डेटा है, तो वो लीडर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑटो क्रिएट टॉपिक। ये हम फॉल्स रखेंगे सो दैट एनी रैंडम टॉपिक क्रिएट ना हो। उसके बाद देर आर फ्यू मोर प्रॉपर्टीज़, जैसे कि ये एक है ऑफसेट टॉपिक रेप्लिकेशन फैक्टर। ये आइडियली मोर देन 2 होना चाहिए। मैनी केसेस 3 इज़ द आइडियल नंबर। इसका मीनिंग ये रहता है कि जब ये एटलीस्ट 3 कॉपी क्रिएट होती है उसके बाद ये ऑफसेट को कमिट किया जाएगा। मीनिंग उसके बाद इस मैसेज को सक्सेसफुली कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि मेरे पास एक ही सर्वर है इसलिए लोकल के लिए मैं एक ही रखती हूँ यहाँ पे। The similar kind of property is
ट्रांजैक्शन स्टेट लॉग और एप्लीकेशन फैक्टर, ये ट्रांजैक्शन को कमिट करेगा, तो उसके लिए भी इन सिंक रेप्लिका 3 होनी चाहिए, आइडियली मोर देन 2 होना चाहिए, बट क्योंकि मेरे पास एक ही है लोकल होस्ट के लिए, तो इसलिए मैं 1 रखती हूँ। नाउ द थर्ड वन इज काफका ट्रांजैक्शन स्टेट लॉग मिनिमम ISR। ये भी मिनिमम 3 होना चाहिए। ये इन सिंक रेप्लिका है, मीनिंग ये मिनिमम इन सिंक रेप्लिका है। उसका मतलब ये रहता है कि मिनिमम कितने ब्रोकर्स पे ये कॉपी हुआ है। इट हैज़ टू बी मोर देन 1, क्योंकि अगर 2 जगह पे कॉपी हुआ है, सो दैट मीन्स एटलीस्ट 2 ब्रोकर के पास करेक्ट डेटा है एंड उनमें से एक का लीडर इलेक्शन हो सकता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आइडेम्पोटेंसी। आइडेम्पोटेंट प्रोड्यूसर ट्रू करना है। अगर आपके पास कोई सेंसिटिव डेटा है, जैसे कि आपको एंटरप्राइज एप्लीकेशन में वर्क करे या फिर आपके पास बैंकिंग का डेटा यू नीड टू प्रोसेस, तो उसके लिए आइडेम्पोटेंसी ट्रू रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है कि मैसेज जब रिप्लाई भी होता है, वो एक ही बार वो मेक श्योर करता है कि मैसेज एक ही बार प्रोसेस होगा। तो बेसिकली ये आइडेम्पोटेंसी की क्रिएट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट की वो आइडेंटिफाई करता है कि अगर वो मैसेज ऑलरेडी पहले सेंड किया गया है तो उसको रिप्रोसेस नहीं करता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्लस्टर आईडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर एक ब्रोकर के लिए यूनिक आईडी होनी चाहिए एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मेटिंग है। ये हमेशा UUID फॉर्मेट में होना चाहिए। हम यहाँ पे कोई भी रैंडम टेक्स्ट नहीं डाल पाएंगे, जैसे कि मैं ऐसे कोई क्लस्टर क्रिएट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये ग्लोबली एक्सपोज होगा, राइट। तो अगर आपने कोई गलत क्लस्टर आईडी डाल दी है यहाँ पे, तो ये ब्रोकर जो है वो कोई भी रैंडम क्लस्टर ज्वाइन कर लेगा एंड इट कुड ब्रिंग डिज़ास्टर। तो इसीलिए हमको बहुत केयरफुल रहना है जब ये आईडी क्रिएट करें हम। नाउ हमारी ब्रोकर एंड क्लस्टर की कॉन्फ़िग रेडी है। अभी हम काफका के प्रोड्यूसर पे फोकस करते हैं। सो ये मैंने फॉर्म क्रिएट की है काफका प्रोड्यूसर के लिए। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने स्प्रिंग बूट यूज़ किया है टू पब्लिश द मैसेज। आप कुछ भी और यूज़ कर सकते हैं, आप स्प्रिंग एमवीसी यूज़ कर सकते हैं, इवन बैच भी यूज़ कर सकते हैं या रेगुलर जावा क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पे रेस्ट एपीआई के लिए स्प्रिंग बूट यूज़ किया हुआ है और यहाँ रेस्ट कंट्रोलर के लिए मैंने ये डिपेंडेंसी ऐड की हुई है एंड मैंने ऑल्सो स्प्रिंग काफका की डिपेंडेंसी ऐड की हुई है क्योंकि मैं काफका टेम्पलेट यूज़ करने वाली हूँ टू पब्लिश द मैसेज। ये मेरा प्रोड्यूसर कंट्रोलर है। यहाँ पे एपीआई मैसेजेस मेरी एपीआई की प्रीफिक्स रहेगी कि मैंने एज अ रेस्ट कंट्रोलर क्रिएट किया हुआ है एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने प्रोड्यूसर सर्विस एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऐड किया हुआ है। मैंने कंस्ट्रक्शन इंजेक्शन यहाँ पे यूज़ की है एंड ये मेरी मेथड है जहाँ से मैं मैसेज पब्लिश करूँगी। सो बेसिकली इन अ पैरामीटर मैं ये मैसेज DTO पास कर रही हूँ। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। इसके 3 एट्रीब्यूट्स है, आईडी, कंटेंट एंड टाइम स्टैम्प। तो बेसिकली आईडी जो रहेगा वो यूनिक UUID फॉर्मेटेड आईडी रहेगा। ये मैंने इसलिए यूनिक UUID फॉर्मेट चूज़ किया है ताकि इन फ्यूचर अगर प्रोडक्शन में कुछ भी इश्यूज़ आते हैं तो बेस्ड ऑन द आईडी मैं उसको क्विकली आइडेंटिफाई कर पाऊँगी कि किस मैसेज को पब्लिश करते टाइम प्रोड्यूसर में ये इशू आया हुआ है। सो ये मेथड है जहाँ से मैसेज सेंड होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मैसेज एज ए पैरामीटर पास किया हुआ है। तो ये जावा एज ए जावा ऑब्जेक्ट के पास होगा इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करूँगी कि आईडी उसमें सेट है कि नहीं। अगर नहीं है तो रैंडम UUID जनरेट करूँगी और वो मैसेज में सेट करूँगी। फिर करंट टाइम स्टैम्प इसमें सेट करूँगी। ये मेथड है स्पेसिफिकली इन माय प्रोड्यूसर सर्विस क्लास जहाँ से एक्चुअली मैसेज सेंड होता है। सो इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम जैसन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि काफका जावा ऑब्जेक्ट नहीं समझता है। उसके लिए सिर्फ बाइट ही मैटर करते हैं।
तो दैट्स वाई हमें इसको इंटरनली जैसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो जब हम ये लेट मी ऑल्सो गो टू दिस मेथड। सो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट मैपर क्लास यूज़ किया हुआ है। यूजिंग दिस मेथड इट कैन इजीली गेट मी मैसेज कन्वर्टेड इनटू जैसन फॉर्मेट। देन वंस आई गेट बैक हियर, यहाँ से मैं कंप्लीटेबल फ्यूचर का यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने कंप्लीटेबल फ्यूचर यूज़ किया है बिकॉज मैं मैसेज एसिंक्रोनस मोड में सेंड करना चाहती हूँ। एक्चुअली काफ़्का जब मैसेज सेंड करता है तो वो बैकग्राउंड में सेंड करता है और वो बैचेस में सेंड करता है। वो सारे मैसेजेस बैचेस में कंबाइन करेगा एंड देन इन द बैकग्राउंड इट विल सेंड ऑल द मैसेजेस। और इस वजह से थ्रूपुट इंक्रीज होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न एप्लीकेशन अननेसेसरी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स वाई हम कंपेटेबल फ्यूचर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। एंड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने काफ़का टेम्पलेट यूज़ किया है। और काफ़का टेम्पलेट की सैंड मेथड से मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक नेम दूंगी, जिस टॉपिक के लिए मुझे ये मैसेज सेंड करना है। फिर ये की रहेगा, की वो मेरा यूनिक आईडी है जो मैंने पहले जनरेट किया था, एंड मैसेज जो मुझे टॉपिक पे सेंड करना है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करूँगी अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो हुआ है तो उसको अलग से हैंडल करेंगे। एंड इफ़ नॉट तो ये जो भी रिज़ल्ट है उसको हम प्रिंट करवाएंगे एंड फ्यूचर को कंप्लीट मार्क करेंगे। एंड नाउ एट द एंड वी आर गोइंग टू रिटर्न द फ्यूचर ऑब्जेक्ट। नाउ प्रोड्यूसर की एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ बूटस्ट्रैप सर्वर्स। नाउ हमें पता है बूटस्ट्रैप सर्वर क्या है। हमने थोड़ी देर पहले ही ब्रोकर की कॉन्फ़िगरेशन रेडी की हुई है। तो यहाँ पे करेक्ट होस्ट नेम डालेंगे एंड पोर्ट नंबर ऑफ आवर ब्रोकर। एंड ये बूटस्ट्रैप सर्वर जो है वो मेटा डेटा फैच करके लेके देगा प्रोड्यूसर को एंड बेस्ड ऑन दैट जो टॉपिक है उस पर प्रोड्यूसर मैसेज सेंड कर पाएगा। सो ये हमारा एक टॉपिक नेम है। ये हम रन टाइम पे कमांड लाइन वाया कमांड लाइन हम एक टॉपिक क्रिएट करेंगे। नाउ ये दो प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है कि प्रोड्यूसर जितने भी रेप्लिकाज है उन सब के एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। अगर आप कोई ऐसे सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, आई मीन आप ऐसे सिस्टम डेवलप कर रहे हो जहाँ पे मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम है, कोई एंटरप्राइज लार्ज स्केल एप्लीकेशन है जहाँ पे डेटा बहुत ही सेंसिटिव है एंड यू कैन नॉट टॉलरेट मैनिपुलेशन ऑफ डेटा और स्टेल डेटा, तो आपको ये एक ऑल प्रॉपर्टी मार्क करनी होगी सो दैट सारी रेप्लिका इन सिंक रहेगी और वो सब जब एक्नॉलेजमेंट साइन करेगी तभी वो ऑफसेट कमिट होगा और तभी वो मैसेज सक्सेसफुली प्रोसेस हुआ ऐसा कंसिडर होगा। उसके बाद ये रिट्राई प्रॉपर्टी है। अगर प्रोड्यूसर की साइड कुछ इशू आया है तो वो जो रिट्राई करेगा वो 3 टाइम करेगा, मैक्सिमम 3 टाइम करेगा। उसके बाद इट विल गिव अप सो दैट उससे रिसोर्स कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। नाउ ये अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग है कि काफका जब भी मैसेज सेंड करता है वो बैचिंग में सेंड करता है। मतलब कि आपने एक मैसेज क्रिएट किया और वो एक एक मैसेज टॉपिक को नहीं भेजता है, वो वेट करता है पूरी बैच रेडी होने के लिए एंड देन वो बैच में भेजता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली काफका से हम हाई थ्रूपुट अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 16,000 दिया हुआ है। 16,000 का मतलब है ये 16 KB तक का बैचिंग क्रिएट करेगा एंड ओनली देन इट विल सेंड द मैसेज। सो जब भी हम ये बैच साइज डिसाइड करते हैं वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये बहुत हाई नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ये साइज़ बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है, तो ये प्रोड्यूसर मैसेज करने से पहले बहुत ही वेट करेगा और जो मैसेज का जो लेटेंसी है that will start increasing. So ये based on your requirement you can decide the batch size but it needs to be as minimum as possible. फिर जो मैसेज सेंड होगा वो कंप्रेस होके जाएगा, रॉ मैसेज नहीं जाएगा, उसको कंप्रेस किया जाएगा। उसके लिए स्नैपी एल्गोरिदम यूज़ किया जाएगा और ये सीरियलाइजेशन प्रॉपर्टीज़ है।
these properties are optional. Basically I have given just that ये एप्लीकेशन जो है मेरी प्रोड्यूसर की वो 8080 पोर्ट पे अप एंड रनिंग होगी एंड मेरी एप्लीकेशन का नाम होगा काफका प्रोड्यूसर। नाउ कंज्यूमर देख लेते हैं। ये मेरी कंज्यूमर की पॉम डॉट एक्सएमएल है। आप देख सकते हैं कि ये सेपरेट प्रोजेक्ट है। यहाँ पे भी मैंने स्प्रिंग बूट यूज़ किया है फॉर द सिंप्लीफिकेशन एंड स्प्रिंग काफका की डिपेंडेंसी यूज़ की हुई है। नाउ कंट्रोल में चले जाते हैं। मैंने कंज्यूमर बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखा है बिकॉज आई ओनली वांट टू प्रिंट द मैसेज। और यहाँ पे मैंने काफका लिसनर यूज़ किया हुआ है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्प्रिंग काफका डिपेंडेंसी। और टॉपिक मैंने मेंशन किया हुआ है द सेम विच आई हैव मेंशन इन माय प्रोड्यूसर। एंड यहाँ पे मैंने ग्रुप आईडी मेंशन की हुई है। ये मेरे कंज्यूमर की ग्रुप आईडी है। So within a consumer group, we can have a multiple consumers, but same message will get processed only once. आपके पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है कि जहाँ पे आपको सेम मैसेज मल्टीपल जगह पे आपको उसकी कॉपी चाहिए, तो आपको मल्टीपल कंज्यूमर ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। बट विद इन अ वन सिंगल ग्रुप वो मैसेज एक कंज्यूमर से सिर्फ एक ही बार प्रोसेस होगा। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज़ पार्टीशन। मैंने यहाँ पे पार्टीशन इस वीडियो में ऐड नहीं किया हुआ है फॉर द सिंप्लीफिकेशन, बट मैं थोड़ी डिटेल्स दे देती हूँ। पार्टीशन बेसिकली हम उसकी बेस्ड ऑन द की वो पार्टीशन से मैसेज कंज्यूम होते हैं। एंड आपका पार्टीशन जो होता है वो आपके कंज्यूमर के साथ टाइटली मैप्ड होना चाहिए। मीनिंग एक कंज्यूमर है वो एक ही पार्टीशन से मैसेज कंज्यूम करना चाहिए। दैट इज़ द आइडियल स्टेट। दिस इज़ नॉट अ मैंडेटरी बट दिस इज़ द आइडियल स्टेट। नाउ जब आप पार्टीशन की मेंशन करते हो तो बेस्ड ऑन द ऑफसेट वो मैसेज ऑर्डरिंग फॉर्मेट में प्रोसेस करता है। इट मेंटेन्स द ऑर्डर। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है। इंटरव्यू में कई बार ये पूछा जाता है कि काफका में अगर मैसेज का ऑर्डरिंग मेंटेन करना है तो आप क्या करेंगे। सो देन द आंसर इज यू यूज़ अ पार्टीशन। नाउ कंज्यूमर की एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। काफका बेसिकली पुल मॉडल पे वर्क करता है, पुश मॉडल पे वर्क नहीं करता है। व्हाट डज इट मीन? जब प्रोड्यूसर टॉपिक को मैसेज सेंड करता है तो टॉपिक ऑटोमेटिकली मैसेज कंज्यूमर को सेंड नहीं करता है। वो कंज्यूमर की वेट करता है टू पुल दोज मैसेजेस। सो उससे बेनिफिट ये होता है कि कंज्यूमर जब रेडी होता है तब वो अपने आप वो मैसेज पुल कर सकता है। तो उससे वो बैक प्रेशर हैंडल कर सकता है और जो स्पीड होती है वो कंज्यूमर कंट्रोल करता है और उसकी वजह से बैचिंग भी पॉसिबल हो पाती है। So now as we have understood कि it is working on pull model, let's see the configurations. So first of all, Bootstrap server, as we already know, these are the host name of a brokers and ये कंज्यूमर ग्रुप है जिसका ये कंज्यूमर पार्ट है। फिर ये ऑटो ऑफसेट रिसेट पॉलिसी हमने सेट की हुई है कि अगर कोई भी इनिशियल ऑफसेट एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये ऑटो रिसेट करेगा। ये काफका टॉपिक है। ये सेम टॉपिक है जिस पे प्रोड्यूसर मैसेज साइन करेगा। यहाँ पे हमने ऑटो कमिट अनेबल किया है। ये जो कमिट इंटरवल है ऑटोमेटिक कमिट का इंटरवल वो हमने 1 सेकंड तक का रखा है। नाउ दिस वन इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। मैक्सिमम रिकॉर्ड कितने पोल हो गए? पोल साइज मीनिंग हाउ मनी रिकॉर्ड्स विल बी पुल्ड पर बैच। सो अगर आपके मैसेजेस जो है उसको प्रोसेसिंग में बहुत हाई टाइम जा रहा है तो ये आपका पोल साइज़ 5 to 25 के बिटवीन होना चाहिए। अगर आपका मैसेजेस प्रोसेसिंग मीडियम है तो आप 100 से लेके 200 300 तक रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोसेसिंग बहुत ही लो है जैसे आप जस्ट डेटा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर, so in that case you can keep it more than 1000 as well. But ideally in production मोस्ट ऑफ द सर्वर्स जहाँ पे मीडियम प्रोसेसिंग है वहाँ पे 100 तक रखते हैं। बट अगर आपका एप्लीकेशन हैवी प्रोसेसिंग है तो आप 5 से 25 तक भी पोल साइज रख सकते हैं। बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगर ये पोल साइज सही नहीं रखी गई है तो वो काफका कंज्यूमर का रीबैलेंसिंग इट विल स्टार्ट हैपनिंग। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल while deciding this pool record size.
एंड ये हमारे कंज्यूमर का टाइम आउट है जो हमने 3 सेकंड रखा है यहाँ पे। वो 3 सेकंड तक वेट करेगा। अगर आपका प्रोसेसिंग मोर देन 3 सेकंड्स ले रहा है देन यू नीड टू सेट अप साइज बेस्ड ऑन दैट। बट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस इंक्रीजिंग सेशन टाइम आउट लिमिट, क्योंकि ये जितना हो सके उतना मिनिमम रहना चाहिए सो दैट अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो होता है तो वो बिफोर हैंड पता चल सके। अगर आपने ये साइज़ बहुत ही हाई रखी है तो आपका एक्सेप्शन थ्रो होता रहेगा एंड वो बार बार रिट्राई करता जाएगा, और जो बग है, जो जो एक्सेप्शन थ्रो हुआ है, वो आपको नोटिफाई होने में बहुत टाइम लगेगा। सो कीप इट एज मिनिमम एज पॉसिबल, बट उतना मिनिमम रखना जिससे आपका मैसेज प्रोसेसिंग का टाइम मैच हो पाए। और अगर आपका मैसेज का प्रोसेसिंग टाइम बहुत ही ले रहा है देन यू नीड टू रीराइट योर कोड, यू नीड टू स्टार्ट यूजिंग कॉन्करेंसी, यू नीड टू स्टार्ट एडिंग पैरेललिज्म, सो दैट जो आपका मैसेज का एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम है वो रिड्यूस हो पाए। सो नाउ एज वी हैव अंडरस्टूड द कोड पार्ट, इसको एंड टू एंड रन करके चेक करते हैं। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका डॉकर डेस्कटॉप स्टार्ट करना होगा और ये आपको ऐसे दिखेगा। अभी करंटली कोई कंटेनर नहीं है और कोई इमेज भी क्रिएट नहीं हुई है। वापस हमारे प्रोड्यूसर में आ जाते हैं क्योंकि यहीं से हमारा ब्रोकर क्लस्टर एंड टॉपिक क्रिएशन होगा। सो यहाँ पे हम कमांड एंटर करेंगे डॉकर कंपोज पूल। ये हमारी सर्विसेज के लिए जो भी इमेज डिफाइन की हुई है उसको पुल करेगा। वी कैन सी हियर दैट Kafka has been already pulled. Now let's get Kafka Docker up. Now we can see that it is running in a craft mode here. Container has been created. But some exception has been thrown. What it is about? Unresolved address. Listener name has some issue. Oh, okay. So let's remove the space. And one more thing is our minimum in sync replica has to be 1 because we only have one server here. Now let's try it again. Let's clear it out and docker compose up. Now we can see Kafka server has been started. So Kafka server is up. Okay. Now in the another terminal, let's create our topic. So for that, we need to write this command docker compose execute Kafka bash, and we want to run it as a command line argument, hence -c, and inside this we will give the Kafka CLI command. So first of all topic specify करेंगे Kafka topic, the type is create, and topic name we are going to give is sample messages. Now the bootstrap server we need to give is localhost 9092. पार्टीशन भी हम यहाँ दे सकते हैं
पार्टीशंस हम एक ही रखेंगे अभी के लिए, एंड replication factor we will define here 1. On the production server, as we discussed, we need to keep it more than 2 for the better performance. Now let's execute this. Topic has been created successfully. So now everything from the Kafka standpoint is set up. Now let's get our producer and consumer up. So for that, first of all, we will build the application using Maven clean install. Now let's run. Now let's just get Spring application up. Now we can see here that our Spring application is up and running and our Tomcat has been started as well. Now let's get our consumer up. So first of all, we are going to get the application built using Maven clean install. Build is successfully. Now let's get the Spring Boot application up. So now we can see that Spring Boot application is up as well, and it has successfully created the group. Now producers message send करते हैं. For that, I'm going to use command line argument. If you are more comfortable with Postman or any such tool, you can use that one to execute your APIs. But I'm more comfortable with the CLI, hence I'm going to execute this command. So यहाँ पे ये मेरी API है, पोस्ट मेथड से मैं एग्जीक्यूट करूँगी. मेरा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसन है और ये मेरी बॉडी है जहाँ पे मैं मैसेज पास ऑन कर रही हूँ. तो आई एम सेंडिंग हेलो मैसेज फ्रॉम यक्षिता शाह. लेट मी गेट एग्जीक्यूटेड. So now we can see here that message sent successfully and यहाँ पे ये ID भी रिटर्न की हुई है. Now अपना कंज्यूमर पे जाते हैं. सो फाइनली ये हमारा कंज्यूमर पे हम वापस आ गए हैं. यहाँ पे हम देख पाते हैं कि कंज्यूमर को मैसेज रिसीव हुआ है. यहाँ पे वो सेम आईडी यहाँ पे प्रिंट हुई है एंड यही मैसेज था जो हमने प्रोड्यूसर से भेजा है अलॉन्ग विद द टाइम स्टैम्प. सो ये हमने एंड टू एंड फ्लो देख लिया जहाँ से प्रोड्यूसर मैसेज सेंड करता है काफका टॉपिक को एंड वहाँ से कंज्यूमर मैसेज को पुल करता है एंड यहाँ पे लॉग में हम वो सेम मैसेज को प्रिंट होते हुए देख पाते हैं. यहाँ पे एक बार ये मैसेज कंज्यूम होने के बाद बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप इस मैसेज पे और एक्टिविटी कर सकते हैं. जैसे कि आप उसको डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं या अगर ये मैसेज में स्ट्रिंग की जगह कोई और डेटा पास ऑन हो रहा है, आप उसके ऊपर डेटा एनरिचमेंट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं. लास्ट एक चीज़ समझ लेते हैं काफका के बारे में. तो जैसे बैच में जो मैसेजेस आते हैं, लेट्स से अपनी एक बैच में अराउंड 7 मैसेजेस हैं एंड अगर आपके सेकंड मैसेज में कोई फेलियर है तो आपका ऑफसेट वहाँ से कमिट नहीं होता है. दैट मीन्स कि इवन दो आपका थर्ड रिकॉर्ड करेक्ट है, आपका फिफ्थ रिकॉर्ड करेक्ट है, सिक्स्थ रिकॉर्ड करेक्ट है और सेवन्थ भी सही है, ये मैसेजेस प्रोसेस नहीं होंगे और ये मैसेजेस स्टक रहेंगे जब तक आप अपना ये मैसेज ठीक करके उसको रिप्लाई नहीं करते हैं. सो टू रिजॉल्व दैट there is even more facility available in Kafka that is dead letter queue. And what it is? So basically जब कंज्यूमर मैसेजेस कंज्यूम करने जाता है तो जैसे ही उनको पता चलता है कि ये मैसेज में कुछ इश्यू है वो इसको
इस मैसेज को इस बैच से बाहर निकाल देते हैं और वो ऑफसेट को कमिट कर देते हैं एंड ये मैसेज को डेड लेटर क्यू में पुट कर देते हैं. नाउ दे कैन मूव फर्दर. नाउ ऑफसेट हैज़ बिन इंक्रीमेंटेड एंड फिर अगेन जब फोर्थ मैसेज पे कुछ इशू दिखता है तो उस मैसेज को भी यहाँ से बैच से बाहर निकाल देते हैं एंड उसको डेड लेटर क्यू में डाल देते हैं. एंड बाय दिस वे जो मैसेज में प्रॉब्लम है सिर्फ वही मैसेज को हमने साइड में रख दिया है, बाकी सारे मैसेज हमने सक्सेसफुली प्रोसेस कर लिए हैं. एंड लेटर ऑन वी विल फाइंड आउट what is the issue with these messages. We will resolve them and then we will replay them. That was all about Kafka for today. If you like the content, please hit the like button. Follow for more such contents. See you in the next video. Bye bye.